नमस्कार। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या एक ऐसी खबर है जिसके बाद हम और आप सभी लोग मर्माहत हैं और हम में से हर कोई इस खबर की तहकीकात का इंतजार कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं वो सवाल जो हम सबों के मन में है, यही कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और आखिर इस घटना को अंजाम देने के पीछे क्या कारण था। कुछ चीज़ें हैं जिस तरफ पुलिस बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो अनछुए हैं और अनसुलझे हैं। इन सवालों का जवाब का इंतजार तो हम कर ही रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश गुमला गए थे, उस परिवार से मिले और पूरे मामले को समझकर लौटे। अभी से कुछ देर पहले इन्होंने पीसीबी की प्रेस वार्ता भी की, जिसमें ये तमाम चीज़ जो वहाँ देख कर आए हैं वो साझा कर रहे थे। आइए उन्हीं सवालों का जवाब इनसे चाहते हैं। दीपक जी, आप आज गए थे गुमला। एक तो जिस तरह की खबर आई है बहुत ही मर्माहत करने वाली निश्चित तौर पर है, तो क्या वहाँ पे आपको फाइंडिंग मिला और फिलहाल जो प्रथम दृष्टि आपको लगता है, क्या कहना चाहेंगे? ये दिनांक 23 तारीख झारखंड के लिए काला इतिहास का दिन। गुमला के कामधारा प्रखंड के पहाड़ गांव के आम टोली में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या ही नहीं, जिसको आप कह सकते हैं नरसंहार। 3 पीढ़ियों का हत्या की गई। दादा, बेटा और पोता। दादा की उम्र 60 वर्ष, पोते की उम्र 5 वर्ष। और जिस प्रकार से हत्या की गई वो मानव समाज के लिए कलंक करने वाली। हम कह सकते हैं कि इस घटना से पूरा प्रदेश बर्बाद है, और वो भी आदिवासी समाज का परिवार, गरीब परिवार, निर्धन परिवार, रोज कमाने खाने वाला परिवार। 23 तारीख को रात्रि 8 बजे घटना घटी और इस घटना की योजना पहले से बन रही थी। 23 तारीख को सुबह में बैठकें हुई, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनकी बैठकें उस गाँव में हुई। घटना के पश्चात भी बैठक हुई। अच्छा, यानी कि जो हत्या हुई उसके बाद बैठक हुई? पहले भी बैठक और घटना के बाद भी बैठक। लेकिन कौन सा ऐसा सूचना तंत्र है सरकार के पास? अगर सूचना तंत्र मजबूत होता, गांव के जो चौपाल में बैठे अपराधियों के द्वारा, तथाकथित अपराधियों के द्वारा, और सरकार सोती रही, कुंभकर्ण की तरह सोती रही। घटना के बाद 3 घंटे के बाद मुख्यमंत्री को भी जानकारी दी। कैसा शासन व्यवस्था है? इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है, हेमंत सोरेन जी की सरकार में सबसे ज़्यादा किसी समाज की हत्या हुई तो आदिवासी समाज। सबसे ज़्यादा बलात्कार आदिवासी समाज की, हमारी बहनें। ये कैसी सरकार है? इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, उसके बाद भी सरकार के चेहरे में कोई सिक्का नहीं आता। कल मुख्यमंत्री जी की आवास में यूपीए की बैठक हुई और उस बैठक में जैसे लोगों को लगा कि इस घटना की चर्चा की जाएगी, उस परिवार के साथ साझा किया जाएगा, धर्म को, गांव की स्थिति को ठीक की जाएगी। लेकिन 1 मिनट भी उस बैठक में इस बात की चर्चा नहीं। मेरा कहने का अर्थ सीधा और सीधा आरोप भी है, ये सरकार असंवेदनशील सरकार है, जो लगातार कानून व्यवस्था में लगातार घटनाएं घट रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं और घटना में बढ़ोतरी हो रही है। उसके बावजूद राज्य की सरकार कुंभकर्ण निद्रा में क्यों सोई? दूसरा सवाल इससे और निकल गया। उस घर में
एक मात्र बच्ची, छोटी 5 वर्ष की बच्ची हुई है। और इसलिए बच्ची हुई है कि वह रांची में अपने मौसी के घर में रह रही थी। अगर घटना के दिन वो रहती तो उसकी मौत भी स्वाभाविक रूप से होती। लेकिन सरकार को इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है। और सच में कहा जाए, जब से ये सरकार आई है तब से लगातार आदिवासी समाज तार्किक है। ये बात तो आप कह रहे हैं कि एक सूचना तंत्र मजबूत नहीं था, इस वजह से हुआ। लेकिन एक जो बच्ची बची हुई है उसके प्रति और उस परिवार के प्रति, चूंकि अब वो पूरा परिवार खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो विपक्ष के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ आश्वासन आप करना चाहते हैं? नहीं, 2-3 चीज़ें हैं। हमने सरकार से मांग किया है कि सरकार के मुख्यमंत्री जी, सरकार के मुखिया सम्मानित हेमंत सोरेन जी संवेदनशीलता का परिचय दें। छोटी सी बच्ची की शिक्षा और उसके पालन पोषण की व्यवस्था सरकार करे। सरकार का दायित्व है, क्योंकि कानून व्यवस्था उसके संवैधानिक करने की उनको जिम्मेदारी दी गई है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रूप से उस परिवार के साथ खड़ी है, नैतिकता के आधार पर भी। और हम कह सकते हैं उन बच्ची को जो जरूरत है उसमें हम भी सहयोग करने के लिए खड़े हैं। लेकिन इस घटना पूरा प्रदेश मर्माहत है, वो गाँव मर्माहत है, वहाँ के लोग मर्माहत है। मुख्यमंत्री जी कोई प्रतिनिधि, नुमाइंदे सत्तारूढ़ दल के कोई मंत्री कोई वहाँ नहीं पहुँचा है। इससे ये नहीं माना जा सकता है कि सरकार इन चीज़ों में गंभीर नहीं। आर्थिक रूप से सहयोग करना ये तो दूसरा पहलू। पहला पहलू है उसके दर्द में साझा होना, उसके दर्द में मलहम लगाना, ये पहला काम है जो कि आप वहाँ जाकर आपने लागू किया। हमने नहीं किया, हम क्यों होते हैं, लेकिन एक हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उस परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि सत्ता अंतर्गत राजनीति से ऊपर उठ करके भी मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। जब से सरकार बनी है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तब से आप लगातार भाजपा की तरफ से आप हम या बाकी नेता हों सवाल उठा रहे हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। कई प्रेस वार्ता हुई, कई बार ये चीज़ सामने आया, लेकिन उसके उलट ठीक उलट आज जो भाषण बजट सत्र में राज्यपाल का रहा है, उपलब्धियाँ ही गिनाई गई और सरकार ने कितना बेहतर काम किया। तो क्या आप एग्री नहीं करते उस बात से? देखिए, महामहिम जो राज्यपाल हैं वो वही बोल सकती हैं जो कैबिनेट के द्वारा लिखा जाता है। ये संवैधानिक नियम है, ये निर्णय कहा जा सकता है, नियम सम्मत कहा जा सकता है, परंपरा कहा जा सकता है। जो लेकिन सच है कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता सरकार की एक भी उपलब्धियों को देखने के लिए तरस रही है। कल ही देखिए आप जिस प्रकार के घटनाएं वृद्धि हुई गुरुवार, कल ही एक हमला में चैनपुर प्रखंड है और चैनपुर प्रखंड में एक CRPF IED ब्लास्ट से मारने की, उसके दोनों पैर चले गए। लेकिन ये कब तक चलेगा? पिछली सरकार ने तो इस पर बंदिश लग गया है, खत्म तो नहीं कहा था, लेकिन रोकथाम हुआ था उस पर। यहाँ की जनता सुकून की जिंदगी जी रही थी। आज क्या हो गया? खनिज संपदा की तस्करी से लेकर महिलाओं के बलात्कार से लेकर के कानून व्यवस्था से लेकर उग्रवाद से लेकर सारे विषयों पर सरकार विफल है। जितने ढकोल या डफली बजा लें अपने, आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं आपको झारखंड की जनता के नब्ज को मैं स्पष्ट पहचान दिया हूँ कि इनका खाता नहीं। आज चुनाव हो जाए तो खाता नहीं हो जाएगा, लेकिन जो 2 चुनाव हमने देखे सिर्फ, और जब आप भी अभी अच्छा, आपको तो एक मुबारक हो कि आप 1 साल पूरा कर चुके हैं बतौर अध्यक्ष।
आपके रिश्ता में ही दो चुनाव हुए और वो दोनों भारतीय जनता पार्टी हारी। अभी ठीक सामने एक और चुनाव है मणिपुर का, और आप कह रहे हैं कि अभी चुनाव हो जाए तो जनता बता देगी। लगभग यही बातें ऑलमोस्ट उस दौरान भी हो रही थी जब हम उपचुनाव दुमका और जम्मू का देख रहे थे, लेकिन ठीक उलट नतीजे आए जो आप उम्मीद कर रहे थे। एक तो उस पर क्या कहना, अब मधुपुर का जो चुनाव है वो एक बार फिर से एक चुनौती की तरह देखेंगे। एक साल आपने पूरा भी कर लिया, क्या नेतृत्व रखी और इस बात का क्या जवाब है कि 2 साल 2 चुनाव तो आप हारे, तो अब कैसे लगता है कि ये इस बार पास आ पड़ेगा? देखिए, हम 2 चुनाव जरूर हारे, उसको स्वीकार करने में कोई भी हिचक नहीं, लेकिन वो सीट उनके द्वारा जीती हुई सीट एक दूसरा अपने दोनों सीटें, हाँ दोनों सीटें, उनका मुख्यमंत्री का सीट बेरमो में राजेंद्र सिंह का सीट थे, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमको कोई नुकसान नहीं हुआ, हमको तो और लाभ मिला। ये तरह है तीसरा सीट नहीं, मेरी बात तो सुनिए पूरी। हम तो वो हारते हारते जीते 5,000 मुख्यमंत्री की पूरी ताकत लगने के बाद दुमका सीट पर बेईमानी से, फिर कह रहा हूँ बेईमानी कैसे? पैसों का, शराब का, ताकत का और अफसरों के गठबंधन का जीत का उपहार मान ले। लेकिन दुमका की जनता जानती है कि चुनाव हार का सेहरा पहले मुख्यमंत्री जी को ठीक से मालूम है। एक विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री जी को पसीने छूट के वहाँ बैठना पड़ा उनको 15 दिन, हर जगह हर प्रखंड में हेलीकॉप्टर से दौरा करने पड़े उनको, कई गाड़ियां पकड़ी गई शराब की, कई अफसर उनके लिए एजेंट के रूप में काम करते रहे। ये सब जनता जानती है, और आने वाला जो चुनाव है मधुपुर हम लड़ेंगे तो ठीक है सर, जीतेंगे। जो 2 सीट बेरमो दुमका के थे उसमें ऑलरेडी जीता हुआ सीट था, मधुपुर भी तो वही है, उनके पिताजी और अब वो मंत्री बना दिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दोनों सीटों पर जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जो हमारा अंतर था, उस अंतर को हमने काफी कम किया था। आपको भी जानकारी, आंकड़े बोलते हैं, हमने आंकड़े बोलते हैं। और मधुपुर में फिर से वही दाव खेलने का काम किया है कि एक ऐसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जो जनप्रतिनिधि नहीं है, विधायक नहीं है। जनता को, मतदाता को प्रभावित करने का ये नुस्खा है, थर्ड क्लास नुस्खा, फर्स्ट क्लास नहीं। और उन्हीं के परिवार, उन पर आरोप लगाया है कि अतिरिक्त समाज के जो मसीहा बनते हैं मंत्री महोदय, उनके द्वारा कड़रू में हज हाउस का निर्माण किया गया था, और वो एसीबी के जांच के घेरे में भ्रष्ट आदमी को मंत्री बना करके चुनाव लड़ा करके जनता को प्रभावित करने का काम हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। वहाँ की जनता जानती है कि अक़लियत समाज के लिए जो सबसे हज पवित्र चीज होता है, हम भी कदर करते हैं हाजियों का, उस हज के लिए पवित्र स्थान बनाया जा रहा था। वहां पर जब भ्रष्टाचार कर सकते हैं तो बाकी तो खुला मैदान है भ्रष्टाचार का, वो तो रिकॉर्ड तो काम करेंगे। अगर चुनाव की बात हो, बंगाल चुनाव का जिक्र नहीं हो तो फिर थोड़ा लगेगा। और अभी जब हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, अभी ठीक इसी वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा अभी घोषणा तो नहीं हुई, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद चुनावी घोषणा भी हो जाए इसके बाद। क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से यहाँ से, क्योंकि कुछ जो सीमांत के जो एरिया हैं, 4-5 सीटें हैं जो बंगाल के झारखंड से बहुत सटे हुए हैं, और ये वही एरिया है जिनमें झारखंड से भी क्षेत्रीय पार्टी ने, झामुमो ने, आजसू ने अपने खड़े करने के लिए तय किया है कि हम भी खड़ा करेंगे, क्योंकि जो झारखंड का वो हिस्सा कभी थी, ये तमाम चीज़ें। क्या रणनीति है आपकी? देखिए, बंगाल के संदर्भ में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, जो बंगाल का हवा जो है ना बहुत तेजी से चल रहा है, आंधी बन गया है, वहाँ कमल खिलेगा। वहाँ पर जनता की आकांक्षा है कि इस बार टीएमसी को उखाड़ फेंकने का, परिवारवाद को खत्म करने का, और टोलावाद जो होता है ना कमीशन का, वो सरकार को फेंकने का। मुझे भी घूमने का अवसर मिला और मुझे भी बंगाल की कुछ जिम्मेदारियाँ मिली। वहाँ की जनता उत्साहित है,
मोदी जी से, नड्डा जी से, अमित शाह जी से, और इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि मैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो 20,000 का मैदान होता है कैपेसिटी वाला, वहाँ पर 50,000 60,000 लोग चले जाते हैं। हम जैसे नेताओं की सभाएं में भिड़ जाते हैं, और इसलिए जनता व्याकुल है ममता बनर्जी को हटाने। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, उस पर हम खत्म करेंगे। महंगाई का दौर चल रहा है और पेट्रोल की कीमतों ने पहली बार इस देश में 100 का आंकड़ा पार कर दिया। लोग त्रस्त हैं और यहाँ पे जो कांग्रेस है उन्होंने साइकिल रैली की, गौरव वल्लभ भी आए थे, उनसे ही बातचीत हुई और यही बात आई कि आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम पर है क्योंकि आम जनता के लिए सोचा नहीं जा रहा है। अब गौरव वल्लभ जी आए थे, जो यहाँ पर जमानत जिनका जब्त हुआ था, शायद वही गौरव वल्लभ होंगे झारखंड में। वो आजकल राजनीति और कुर्ता थोड़ा साफ सुथरा बंद करके साइकिल चला रहे हैं, सरकार में भी शामिल है। उनसे मेरा निवेदन है कि ये साइकिल रैली मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने करें, इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए जाते हैं। अगर उनको डर है पेट्रोल के दाम बढ़ने से, तो बेहतर होगा कि राज्य सरकार जो टैक्स लेती है प्रति लीटर उसको खत्म करे, कम करे, अपने आप पेट्रोल का दाम घट जाएगा। उनका कहना है कि राज्य सरकार को टैक्स कम से कम बढ़ाया नहीं गया है, जो था वही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने टैक्सेस बढ़ाए जो राज्य सरकार ने। अरे भाई, मैं तुमको कह रहा हूँ कि राज्य की सरकार टैक्स हटा दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कम और ज्यादा का सवाल कहाँ है? वो कम अगर टैक्स रिलीफ दे देंगे स्टेट गवर्नमेंट, तो आप मानते हैं ना कि पेट्रोल का दाम घटेगा, डीजल का दाम घटेगा। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में भी विचार करना चाहिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के महामारी में चौपट हो गई कि भारत फिर से अपना सर उठा रहा है। सरकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजना, जनता को सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, और साथ साथ में सारी सुविधाएं तब मिलेगी कि राजस्व आए। थोड़ा गौरव वल्लभ जी को दिल्ली से राजनीति करने के लिए आते हैं ना, तो थोड़ा मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रदर्शन करने के लिए कहिए। कांग्रेस पूरे भारतवर्ष से समाप्त हो रही है, यहाँ पर बचे हुए हैं, ये क्यों आ रहे हैं? बंगाल के चुनाव की व्यवस्था कराने के लिए। सवाल तो मैं आखिर था कि मुझे याद आ गया, मुडेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, उस स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। दो एंड उसमें से एक रिलायंस और एक अडानी एंड से है। जीवित व्यक्ति के नाम पर स्टेडियम या कोई ऐसा सड़क या कोई ऐसा नाम हो, बहुत कम, बहुत रेयर दिखने में। हम तो आपको मानते थे कि आप सकारात्मक पत्रकार हैं। सवाल आपको तो बधाई ये देना चाहिए था कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम अहमदाबाद में, और इसका श्रेय वहाँ की सरकार अमित शाह जी को देना चाहिए। तो आप नकारात्मक विषयों पर ज़्यादा बोल रहे हैं। आपको थोड़ा इस बात की भी चर्चा करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान वहाँ बना, क्रिकेट ही नहीं बल्कि खेल हब बनाने की भी घोषणा हुई। आपको तो बधाई इस बात का भी देना चाहिए, सबसे बड़ा लौह पुरुष का विशाल प्रतिमा लगाने का काम वहाँ किया गया। सुनिए मेरी बात को, इसलिए छोटी छोटी बातों पर खूब देखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की भी चर्चा कीजिए। आपके श्रोता जो देखने वाले हैं उनको भी आनंद आएगा और उनका भी उत्साह वर्धित करने में आप सहयोग कीजिए। वो तो अच्छी बात है, बधाई दे रहे हैं कि अब स्टेडियम बना हो या स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है, लेकिन स्टेडियम का नाम उन्हीं स्टैचू ऑफ यूनिटी जिनके नाम पर बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके नाम पर था। वो नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मैं सभी जानना चाह रहा हूँ कि जीवित व्यक्ति के नाम पर ये रखा गया है, आपका इस पर टेक क्या है? होना चाहिए। स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी विकास के प्रतीक हैं। आज उनके बढ़ते हुए कद से कुछ लोगों को ईर्ष्या हो रही है। दुनिया में भारत को वैभवशाली बनाने में उनका योगदान है। चीन जैसा देश को भी अपनी सेना पीछे करने में उनको विवश किया, देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया, किसानों के हित की चिंता की, मजदूरों के हित की चिंता की। जो बजट आया उसमें पूंजी निवेश की सबसे ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब चिंता की गई और उस पर प्रयास किए गए। आज भारत में कोई ऐसा नेता का नाम बता दीजिए जो प्रधानमंत्री पद का हो। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कोई है? नहीं है।
आगे भी दिख नहीं रहा है कांग्रेस में। इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम रह करके स्टेडियम का भी जो कद है वो बढ़ने का काम किया है, बढ़ाने का काम। तो कामडारा में गुमला में हत्याकांड के मसले पर जो कहा दीपक प्रकाश ने आपने सुना, साथ ही बंगाल के चुनाव और झारखंड में जो चुनाव होने वाला उसको लेकर, मोटेरा के स्टेडियम को लेकर, तमाम चीज़ों पर, अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर, तमाम चीज़ों पर आपने दीपक प्रकाश के जवाब सुने। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोग की जरूरत है। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in